हेलो एवरीवन, मेरा नाम मलका है और मैं आपके ही चैनल पर लिपाक्षी एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट सौर मंडल में पृथ्वी समझने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि एनसीईआरटी लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लीजिए, क्वेश्चंस ज़्यादातर यहीं से आते हैं। बट सवाल ये है कि हम पढ़ते तो हैं, फिर भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि हम डीप नॉलेज नहीं लेते, बस कुछ पॉइंट्स में ही पूरा चैप्टर कवर कर लेते हैं इसीलिए। लेकिन अब आपने एग्ज़ाम का पैटर्न देखा होगा, जिसने भी लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए होंगे उसने देखा होगा कि अब एग्ज़ाम इतना सरल नहीं आता, अब बहुत हार्ड हो गया, बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। अब स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब अगर आपको ऐसा नहीं है कि आपको वो क्वेश्चंस आते नहीं, आते सब हैं, लेकिन ऑप्शन ही ऐसे होते हैं कि पढ़ते हुए भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें इस तरह से तैयारी करनी है कि बस क्वेश्चंस देखें और उसका आंसर पुट कर दें, हमें कुछ और सोचने समझने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब आपको ये बात और बताऊं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम इसी वर्ष होंगे और अगली साल 2025 से आपको बता दूं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन स्टार्ट होंगे और ये जुलाई अगस्त का एग्ज़ाम है, ये ऑफलाइन होगा। तो आप कोशिश करिए कि इसी वर्ष जुलाई अगस्त में आप एग्ज़ाम क्लियर करें और मैं आपकी इसमें हेल्प करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, सौर मंडल में पृथ्वी। ये जो आपको सामने इमेज दिखाई दे रही है, इसमें हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में अच्छी तरह से। पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। आपने देखा होगा कि सूर्यास्त के बाद आपने आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, हम सभी देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब शुरुआत में सूर्यास्त होता है तो कुछ कुछ बिंदु चमकते हुए नज़र आते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती ही जाती है और आप इनकी गणना तक नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा बढ़ते हैं। आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं, पूरा ही आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। कुछ तो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं और कुछ आपको धुंधले प्रतीत होते हैं। आपको ऐसा भी लगता होगा कि जैसे आकाश में हीरे जड़े हुए हैं। हाँ, बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं कि ये चमकता हुआ आकाश कैसे नज़र आ रहा है, तो उन्हें यही लगता है कि हीरे जड़ रहे हैं शायद इसमें। तो चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका इनमें कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। वो क्यों चमकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार चेंज कर लेता है। जब ये पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है तो हम उसे पूर्णिमा बोलते हैं, और 15 दिन के बाद जब ये चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है उसे हम अमावस्या बोलते हैं। इसे हम नए चंद्रमा की रात्रि भी कहते हैं। आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि नए चंद्रमा की रात्रि किसे कहते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो आप बता देंगे अमावस्या, नहीं तो आप सोचते ही रह जाएंगे कि नए चंद्रमा की रात्रि क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो हम अच्छी तरह से अवलोकन भी कर सकते हैं। करते हैं, अवलोकन मीन्स होता है निरीक्षण, मतलब हम रात में आसमान का निरीक्षण कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? वो इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना अत्यधिक तेज होता है कि वो सारी वस्तुएं छिप जाती हैं, हमें दिन में नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन होती वो सारी चीज़ें वहीं पर हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि खगोलीय पिंड क्या होता है, क्योंकि खगोलीय पिंड से भी क्वेश्चंस आते हैं कि खगोलीय पिंड क्या होता है। तो आपको बता दूं कि आसमान में जो भी चीज़ें चमकती हुई प्रतीत होती हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और उल्का पिंड जितने भी होते हैं वो सभी खगोलीय पिंड होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार में होते हैं, कुछ छोटे आकार में होते हैं, कुछ गैसों के बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जितने भी ये खगोलीय पिंड होते हैं उनमें अपना ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे बहुत बड़ी मात्रा में वो उत्सर्जित भी करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम
तारा कहते हैं। और आपको ये जानकर भी अचंभा हो कि ये हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा ही है, वो भी एक तारा ही है। चलिए देखते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जो रात में जो आपने तारे देखे हैं, मतलब आपने देखा होगा कि जो रात में जो आप कहते हो कि तारे अनगिनत तारे हैं, वो सारे एक तरह से सूर्य ही हैं, लेकिन वो हमसे इतनी दूर हैं कि हमें बस उनकी थोड़ी सी टिमटिमाहट ही दिखती है। और हम नहीं कह सकते कि वो सूर्य है, हमें तो तारे ही नज़र आते हैं, लेकिन जो हमारा सूर्य है वो हमारे पास थोड़ा ज़्यादा पास में है, इसलिए हमें पता है कि ये सूर्य है हमारा। और बाकी हम उन्हें तारे ही कहेंगे कि वो हमसे बहुत दूर है। जैसे कि आपने कभी देखा हुआ है कि अगर आप सामने से हवाई जहाज़ देखोगे तो वो बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन अगर आप आसमान में उड़ते हुए देखोगे उसको, उसी हवाई जहाज़ को, तो आपको बहुत छोटा लगेगा, बहुत छोटा। वो दूरी की वजह से होता है, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं कि हम लोग उनकी जो ऊष्मा और प्रकाश को महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतने दूर होते हैं कि हमें सिर्फ उनकी टिमटिमाहट ही प्रतीत होती है, मतलब जरा सी रोशनी की। हाँ, कि जैसे कि आपने देखा होगा रात में कहीं दूर बल्ब जल रहा है तो आपको पता है कि वहाँ कुछ है, वहाँ मतलब बल्ब है। आप नहीं बता सकते कि बल्ब है या कुछ और चीज़, लेकिन हमें हल्की सी टिमटिमाहट नज़र आती है। वैसे ही वो तारे हैं, हमें दूर से सिर्फ उनकी हल्की सी चमक पता लगती है, तो हम उन्हें तारे कहते हैं। सोचो ये बात कि जितने भी तारे हैं वो सब सूर्य ही हैं, कितनी बड़ी बात है। चलिए आगे देखते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप देखिए, पहले हम देखते हैं नक्षत्र मंडल क्या होता है। चलो, नक्षत्र मंडल को मैं आपको बताऊं कि नक्षत्र मंडल एक तरह से तारों का समूह होता है। तारों का समूह नहीं कह सकते, हम ऐसे कह सकते हैं कि मतलब तारों का जो समूह होता है एक पैटर्न बनाता है, मतलब एक आकृति बनाता है। जैसे कुछ तारे मिलकर आसमान में एक आकृति बना देते हैं, उसे ही हम नक्षत्र मंडल बोलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा आसमान में, कभी आपने गौर करके देखा होगा कि सप्तऋषि, हम बोलते हैं सप्तऋषि, उसे हम अर्सा मेजर या बिग बियर भी बोल सकते हैं। वो 7 तारों का समूह है। वो 7 तारों का जो समूह है, वो 7 तारों का समूह एक पैटर्न बनाता है, एक पैटर्न, उसी को कहते हैं नक्षत्र मंडल, ठीक है। आप किसी मतलब अब छोटे बच्चों से कहते हैं कि हम लोग बड़े हैं तो हम तो देखेंगे गौर करके, तो हमें पता लग जाएगा कि मतलब कितने कितने नक्षत्र और मंडल हैं। हमें तो सप्तऋषि के बारे में, लेकिन अगर हम गौर करके देखेंगे तो हमें और भी पता लगेंगे। छोटे बच्चों को आप दिखाइए और उन्हें बताइए कि देखो ये पैटर्न बने हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब आप इसमें बता रहे हैं, आपके बता रहे हैं, हम ही बता रहे हैं तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण नहीं कर पाते थे। अब ये उत्तर दिशा के बारे में बता रहे हैं। प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे, तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। तो अब आप ये भी समझिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ध्रुव तारा का एक और नाम बताइए, तो आप इसको उत्तरी तारा भी बोल सकते हैं, उत्तरी तारा भी बोल सकते हैं। आपको पता होगा तो आप एक बार में बता देंगे कि ध्रुव तारा, उत्तरी तारा, ठीक है। तो प्राचीन काल के जो लोग थे वो उत्तरी तारा को देखकर उत्तर दिशा बता देते थे। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि अर्सा मेजर और बिग बियर जो है वो अर्सा मेजर बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, जो एक आकृति बनाता है तारों के समूह को। जो सप्तऋषि है वो नक्षत्र मंडल का ही एक भाग है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अर्सा मेजर अलग लिखते हैं और बिग बियर अलग लिखते हैं, तो कहें कि क्या कहते हैं ये अलग अलग है कि एक है। तो आप इसे किसी कॉपी में टिक करिए, लिखिए कि अर्सा मेजर और बिग बियर एक ही हैं। और नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर जो सप्तऋषि जो पैटर्न है वो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है। इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए, हम कहाँ थे? हम थे ध्रुव तारा पर थे। आपने समझ लिया कि ध्रुव तारा हम उत्तरी दिशा को भी बोलते हैं, और प्राचीन काल में जो लोग थे वो उत्तर दिशा से ही पता लगाते थे। अब चलिए ये देखते हैं कि ये कैसे पता लगा रहे हैं, पहले कैसे पता लगाते थे। जैसे कि ये आपने देखा, ये सप्तऋषि का भाग है। यहाँ ये 2 तारे हैं और ये लड़की इसी को देख रही है, ठीक है। और ये यहाँ पर आकर
ये यहाँ पर आकर ध्रुव तारा है, ये ध्रुव तारा है जिसको ये देख रही है। ठीक है, ये देखिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा की ओर। और हाँ, ये एक बात और है कि ये जो ध्रुव तारा है ये कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ता, ये हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। इसीलिए शायद प्राचीन काल के लोग उसे देख लेते थे कि ये तो उत्तर दिशा है, क्योंकि वो तो अपनी जगह छोड़ता ही नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ग्रह किसे कहते हैं। तो हम इसको सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ खगोलीय पिंडों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं उनके पास अपना कोई भी ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब जो ग्रह होते हैं, ये ग्रह की कह रहे हैं, जो ग्रह होते हैं, ग्रह आप जानते हैं, यही अपने मर्क्यूरी, सैटर्न, अर्थ, मार्स, ये जो है जितने भी ग्रह हैं, इनके पास खुद की प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता, लेकिन ये दूसरे तारों से खुद को प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। ठीक है, ग्रह इसे अब देख लेते हैं कि ग्रह असल में शब्द आया कहाँ से है। तो ग्रह जिसे हम प्लेनेट भी बोलते हैं, ग्रह जिसे हम प्लेनेट भी बोलते हैं, वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से शब्द से बना है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रह शब्द किस से आया, तो आप ध्यान रखिए ज़्यादातर ग्रीक वर्डों से ही हमारी अंग्रेजी उसको लिया गया है। तो ग्रीक भाषा से प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक का अर्थ होता है चारों ओर घूमना। परिभ्रमक का मतलब होता है कि चारों ओर घूमना। जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो आप बताएंगे कि सूर्य बहुत अधिक, पृथ्वी को बहुत अधिक सूर्य है पृथ्वी। ठीक है, चलिए, सबसे नज़दीक का तारा जो है वो सूर्य है, और वो उसी से प्रकाश से प्रकाशित होती है, और उसी से ऊष्मा भी लेती है पृथ्वी हमारी। आप चंद्रमा पर पृथ्वी को देखेंगे तो वो चंद्रमा की ही तरह चमकेगी पृथ्वी, क्योंकि वो तारों से प्रकाश और ऊष्मा ले रही है, उसका खुद का प्रकाश नहीं है। जो पृथ्वी है वो भी एक ग्रह ही है। चलिए रोचक तथ्य देख लेते हैं कुछ। ये इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं रोचक तथ्य में से। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इनके चारों ओर छल्ले होते हैं। ये छल्ले बने काहे के होते हैं? ये छल्ले बने होते हैं विभिन्न पदार्थों के, असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने होते हैं। एक पट्टी टाइप होती है इन ग्रहों के चारों ओर, मतलब एक पट्टी सी बनी होती है इन ग्रहों के। और ये जो छल्ले हैं वो हम ऐसे ही नहीं देख सकते, इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली दूरबीन होगी, उसी से देख सकते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं वो देखते हैं। आपको पता ही होगा दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ठीक है, गैलीलियो ने। और अब देख लेते हैं हम जो ऊपर जो इमेज थी, अब हम इसे यहाँ पर देखते हैं। ये थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, आइए इधर आइए। ठीक है, बस इतना ही है, काफ़ी है। इसे ऐसे नहीं करते, वो सही नहीं आता है, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं सूर्य। आपको पता है जो सूर्य है वो सभी ग्रहों के केंद्र में है, यही केंद्र बिंदु हैं। आपको ये भी जानकर अचंभा होगा कि ये सिर्फ दो गैसों से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। उसी से बना हुआ, उसमें विस्फोट होते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके सबसे पास में जो ग्रह है वो है मर्क्यूरी। बुध जो है वो पृथ्वी के 88 दिनों में परिक्रमा लगा लेता है शुक्र के, क्योंकि ये सबसे पास में है तो लगा ही लेगा। देखो कितनी जल्दी, बिल्कुल पास में है और लगा लेगा। और लेकिन ये आपको ये भी पता होगा कि जो ग्रह हैं वो सूर्य का परिक्रमण करते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर भी घूर्णन करते रहते हैं। मतलब ये अपनी जगह पर भी घूमते रहते हैं, और घूमते ही घूमते सूर्य का चक्कर लगाते हैं सारे ग्रह जितने भी हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बुध के बारे में ये क्या कह रहे हैं। बुध के बारे में ये कह रहे हैं कि ये 88 दिन में सूर्य के चक्कर लगाता है, और
59 दिनों में खुद अपनी ही जगह पर घूर्णन पूरा कर लेता है। मतलब अपनी जगह पर ये धीरे धीरे 59 दिन लगाता है घूमने में, है ना। और क्या कहते हैं, और 88 दिन सूर्य के लगा देता है। फिर दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सूर्य के पास में शुक्र। शुक्र को हम बोलते हैं वीनस, ठीक है। वीनस को पृथ्वी की भगनी भी बोलते हैं, बहन बोलते हैं पृथ्वी की, ठीक है, शुक्र को ही। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो है ये दूसरा ग्रह है सूर्य के पास में। सूर्य के पास में सबसे बड़ा ग्रह है। ये कितने दिन में चक्कर लगा लेता है ये भी देख लेते हैं। परिक्रमण कितने दिन में कर लेता है, 255 दिन में ये परिक्रमण कर लेता है। और अपनी जगह पर ये 243 दिन में 243 दिन लगाता है। मतलब ये और ज़्यादा दिन लगाता है, 255 दिन सूर्य के परिक्रमण करने में, और खुद अपनी ही जगह पर अपनी जगह पर खुद का ही चक्कर लगाने में ये 243 दिन लगाता है। मतलब धीरे धीरे स्लो 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 स्लो। अब हम आते हैं पृथ्वी पर, ठीक है। पृथ्वी पर हमें पता है सब 165 दिन में सूर्य के चक्कर लगा लेती है। और क्या कहते हैं, अपनी ही जगह पर ये 24 घंटे में घूर्णन पूरा कर लेती है। 24 घंटे का एक दिन होता है। और पूरी सूर्य का परिक्रमण करती है, उसके लिए पूरा 1 साल होता है, ठीक है। और हमारा ये आ गया चौथा, मंगल, मार्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में, मार्स बोलते हैं। मार्स के बारे में ये क्या कह रहे हैं, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 687 दिन लगाता है, 687 दिन। और अपने ही अक्ष पर घूर्णन करने के लिए 1 दिन लगाता है, ठीक है। अरे हाँ, हम पृथ्वी के बारे में बताना भूल गए कि पृथ्वी के पास 1 चंद्रमा और मंगल के पास 2 चंद्रमा खुद के हैं, ठीक है। चंद्रमा को हम इंग्लिश में सैटेलाइट भी बोलते हैं। मंगल के पास 2 सैटेलाइट है, 2 चंद्रमा है। मतलब मंगल के पास दो चंद्रमा है। हम एक चंद्रमा को देखते हैं, वो 2 चंद्रमा को देखते हैं। खैर वहाँ पे तो है ही नहीं जीवन, तो वो क्या देखेंगे। चलिए देखते हैं, इसको हम बोलते हैं। अरे हाँ, इनको ये जो आप पट्टी देख रहे हो ना, ये जो आप पट्टी देख रहे हो, ये पट्टी जो है ये इन ग्रहों को और ये ग्रह है इन दोनों को अलग करती है। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह पट्टी भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्षुद्र ग्रह, छोटे 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 बहुत सारे ग्रह हैं। ये एक पट्टी बनाते हैं 4 ग्रहों में। देखिए कितने ग्रह हैं यहाँ पे, 1 और 2, 3 और 4। सॉरी, गलत लिखा जा रहा है, छोड़ो, ठीक है। इनको हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। मतलब ये जो अंदर के ग्रह हैं, हम इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। तो आप देख लीजिए, ये जो 4 ग्रह हैं, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये चट्टानों से बने होते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। चलिए हम इसको अब देख लेते हैं, आगे इनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। बृहस्पति सूर्य का एक परिक्रमण करने में 11 साल 11 महीने लगाता है। मतलब लगभग 12 साल लगाता है। सूर्य के चक्कर लगाने के वो लगभग 12 साल लगाता है। लेकिन अपनी जगह पर ही घूर्णन करने के लिए उसे सिर्फ 9 घंटे लगते हैं, 9 घंटे 56 मिनट। इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है अब क्वेश्चन इतने टफ आने लगे तो आ जाए। एक पॉइंट एनसीईआरटी में एक पॉइंट बहुत 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 ज़रूरी होता है। इसीलिए आप इनको ज़रा नोट करिए कि अपनी ही जगह पर बृहस्पति 9 घंटे 56 मिनट में लगाता है, और सूर्य के परिक्रमा करने में उसे पूरे 12 घंटे नहीं, 12 साल लगते हैं, 12 साल। हाँ, तो अब इस पर भी चंद्रमा देख लीजिए कितने होते हैं भाई साहब, 53 चंद्रमा होते हैं इन पे, 53, इन पे बहुत सारे चंद्रमा है यार बृहस्पति पे, ठीक है। और ये आ गया आपका बृहस्पति। दूसरा हम देखते हैं शनि। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए उसे 29 साल लगते हैं और 5 महीने। मतलब 30 साल के आसपास सूर्य का परिक्रमण लगाने के लिए 29 साल 5 महीने। और अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए उसे 10 घंटे लगते हैं। घूर्णन करने के लिए उसे 10 घंटे लगते हैं, 10 घंटे 40 मिनट, ठीक है। मतलब बृहस्पति के आसपास ही। बृहस्पति को 9 घंटे लगते हैं, इसे 10 घंटे लगते हैं, 10 घंटे 40 मिनट। और इस पर चंद्रमा कितने हैं, इस पर चंद्रमा है 53, इस पर भी 53 है, इस पर भी 53 है शनि पर। आगे देखते हैं यूरेनस को हम देख लेते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने के लिए 84 साल लगाते हैं। मतलब अब समझ लो कि 100 साल के आसपास, 100 साल से तो पहले ही लगा लेता है। खैर 100 साल तो ज़्यादा हो गए, 84 साल काफ़ी है, सही है, 84 साल ऐसे लिख लीजिए किसी कॉपी में। और अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए और अपनी ही जगह पर ये घूर्णन करने के लिए कितने घंटे लगाता है, 17 घंटे
14 मिनट। 17 घंटे 14 मिनट में ये अपनी जगह पर घूम लेता है और परिक्रमण करने के लिए उसे 84 साल लगते हैं। इसके चंद्रमा कितने, इसके पास चंद्रमा कितने हैं? इसके पास भी भाई साहब चंद्रमा है 27। बहुत बढ़िया। अब नेपच्यून पे जाते हैं, ये सबसे लास्ट में महाराज, लास्ट में सबसे। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने के लिए 164 साल लगाते हैं। 164 साल, ये तो सेंचुरी से भी ऊपर हो गए, 150 से ऊपर। और अब अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए 16 घंटे 7 मिनट। 16 घंटे 7 मिनट नोट कर लीजिए। चंद्रमा की संख्या 13 है इस पे, नेपच्यून पे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। हाँ, उनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ये जो 4 ग्रह हैं सूर्य के पास में नज़दीक चट्टान के बने हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और ये जो बाहर के हैं उन्हें हम ब्रह्मा ग्रह कहते हैं। ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं और बहुत बड़े आकार के होते हैं और ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। मतलब इनमें चट्टानें नहीं होती हैं, ये गैसों के बने होते हैं और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है, ये जो हैं ग्रह बाहर के जो ग्रह हैं, बाहर के ग्रह आप एक बार और देख लीजिए। एक ये हो गया आपका बृहस्पति, एक शनि, एक यूरेनस और एक ये नेपच्यून। ये चारों ग्रह हैं जो ब्रह्मा ग्रह हैं, बाहर के ग्रह, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह हैं। और ये सूर्य से बहुत दूर हैं और ये गैसों के बने हैं, पदार्थों के बने हैं। इन्हें भी आप कहीं नोट कीजिए, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं कि जो बृहस्पति है वो किसकी बनी है, इसमें चट्टानें हैं या नहीं है, या किस चीज़ से बने हैं। शनि के बारे में पूछ सकते हैं, तो आप इसे ज़रा नोट कर लीजिए। और हाँ, ये आप सोच रहे होंगे कि ये जो पॉइंट में, मतलब ये जो संख्या लिखी हुई है, ये क्या चीज़ है? ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी बता रहे हैं कि कितनी मिलियन में। जैसे कि आप देखिए, ये 58 मिलियन दूर है सूर्य से। ये 228 मिलियन है। 150 मिलियन, ये मिलियन दूरी में बता रहे हैं, इतनी दूरी पर है। मतलब ये मिलियन में यहाँ पे इतनी दूरी पर। और ये देखिए ये कितनी दूरी पर है। ये देखिए ये बृहस्पति, ये तो बहुत 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 सबसे ज़्यादा है नेपच्यून। चलिए अब मैं इसको वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ समझ में आया होगा। समझ में तो बहुत कुछ आ गया होगा, मैं सही पढ़ाती हूँ वैसे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।